सीजेरियन डिलीवरी के बाद इमीडिएट केयर मतलब जब तक आप हॉस्पिटल में हैं वो 3-4 दिन आपको क्या ध्यान रखना है, और डिस्चार्ज होने के बाद घर पे जाने के बाद पहले 1-1.5 महीने आपको क्या ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। Hello viewers, hello friends, this is Dr. Rami, a certified गर्भ संस्कार trainer and owner of Divine 9 Pregnancy Studio। मैं पिछले 20 साल से विमेन्स हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस रखती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि सिजेरियन के बाद क्या ध्यान रखना है मदर को और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, सबको। जैसे ही सिजेरियन खत्म होता है ऑब्वियसली ये एक सेलिब्रेशन होता है फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए और ऑब्वियसली मदर के लिए। लेकिन सबको ये समझना जरूरी है कि एक बड़ी सर्जरी के साथ ये जो न्यू मॉम है वो डील कर रही है। तो वो अभी पेन में है, उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, अभी उसकी मूवमेंट नहीं है, तो उसको रेस्ट की जरूरत है। तो ओवर क्राउड करने की बजाय उसको थोड़ी स्पेस चाहिए। तो जैसे ही सर्जरी खत्म होती है, रूम में शिफ्ट होती है मॉम्स, तो जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं उसको एक रिक्वेस्ट है कि उसको एक स्पेस दे। वो उसकी इम्यूनिटी के लिए, बेबी की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। दूसरी चीज, जो भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं वो बुके लाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं, पैसे का कवर या एनवेलप लेके आते हैं, लेकिन ये चीज मदर्स और बेबी दोनों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज में पॉलन्स होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो एलर्जी, बेबी के लिए एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेबी से और मदर से दूर रखें। तीसरी चीज, स्टार्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। हाँ, शायद सिजेरियन है तो जल्दी फीडिंग अच्छे से एस्टेब्लिश शायद नहीं होगा, लेकिन जब भी आप कंफर्टेबल फील करें, बेबी को एटलीस्ट लैच करवाना शुरू करें, बेबी को अपने पास रखे। तो जो वो पहला येलोइश थिक डिस्चार्ज होता है, कोलोस्ट्रम होता है, एटलीस्ट वो भी बेबी तक जाना चाहिए। और अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका फीडिंग जल्दी एस्टेब्लिश होगा, जो स्टिच हील करने में भी आपको हेल्प करेगा। चौथी चीज, स्टार्ट मूवमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ऑब्वियसली थोड़ा पेन होगा, जैसे जैसे एनेस्थीसिया कम होगा आपको थोड़ा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन भी फील होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे पैर की मूवमेंट करना, करवटे बदलना, पैर को अप डाउन करना, सपोर्ट के साथ बैठना, ये सारी मूवमेंट जितनी जल्दी आप करोगे आप उतना बेटर फील करोगे। और जैसे ही आप मूवमेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाओगी, आपका कैथेटर रिमूव हो जाएगा तो वो भी आपको कंफर्टेबल कर देगा। जैसे ही आपका कैथेटर रिमूव होता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको यूरिन पास करना है, ताकि ब्लीडिंग वो सब भी पता चले और वो यूरिन ट्रैक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी क्लियर हो जाए। पांचवी चीज, पहले 6-8 घंटे आपको मुंह से कुछ नहीं लेना है, क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से आपके इंटेस्टाइन अभी काम नहीं कर रहे, तो पानी भी नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगर बहुत ड्राई लग रहा है तो गीला कॉटन क्लोथ आप अपने मुंह पे लगा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक छोटा सा आइस क्यूब मुंह में रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। एक बार जैसे जैसे एनेस्थीसिया की इफेक्ट कम होगी, आपके इंटेस्टाइन काम करने लगेंगे, डॉक्टर चेक करेंगे, तो पानी के साथ आपको मुंह से लेने की परमिशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले पानी लेंगे, फिर जूस, दूध, कॉफी, चाय, वो सब आप ले सकती है। और धीरे धीरे अगर आपको गैस नहीं बन रहा है, कुछ पेन नहीं हो रहा है पेट में, तो धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड जैसे राब है, मुक्का पानी है, दलिया खिचड़ी है, वो सब आप ले सकती है। लेकिन बाई चांस अगर मुंह से अगर आप कुछ नहीं ले पाती ज्यादा, तो चिंता मत करें, क्योंकि जो आईवी ड्रिप्स है उसके साथ आपका न्यूट्रिशन ऑलरेडी बैलेंस हो रहा है। साथ में डॉक्टर और स्टाफ को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सारे वाइटल्स हर थोड़े घंटे पे चेक होंगे, जैसे कि आपको फीवर नहीं है, आपको बहुत ब्लीडिंग नहीं है, आपका ड्रेसिंग ठीक है, आपका यूरिन ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है। तो डॉक्टर को और स्टाफ को सपोर्ट करें। जब तक आप हॉस्पिटल में हैं आप बात नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी मूवमेंट भी थोड़ी कम है, आप थोड़ी पेन में हैं। और अगर ये जो इंसिजन है, सर्जरी है, वो भी अभी ताज़ा है, तो स्पॉन्ज बाथ आपका हॉस्पिटल में होगा, लेकिन बात यूजुअली आप नहीं ले सकती।
अगर आपको थोड़ी कफिंग है या स्नीजिंग है, छींक आ रही है, तो ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ से या सॉफ्ट पिलो से अपने स्टिच को सपोर्ट करें। टेक ऑल द गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम हॉस्पिटल स्टाफ। यस, जैसे फीड कैसे करवाना है, बच्चे को कैरी कैसे करना है, बच्चे को नैपी कैसे चेंज करनी है, क्योंकि ये घर पे जाके ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपको करनी है और आप बिल्कुल आराम से कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सीजर में ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। तो जब तक हॉस्पिटल में है, सारी सिस्टम को समझ लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए एंड ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट योर सेल्फ। एक चीज, कभी कभी ये सवाल होता है कि घर पे जाने के बाद मेरा बेडरूम ऊपर के फ्लोर पे है या फिर मेरा घर ऊपर के फ्लोर पे है, तो क्या मैं स्टेप चढ़ सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल चढ़ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे चढ़ना है और बार बार चढ़ना उतरना नहीं है। तो ये चीजें हैं कि आपको सर्जरी के तुरंत बाद ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि घर पे जाके आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले, सिर्फ रेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, रेस्ट करना जरूरी है, लेकिन साथ में इक्वली मूवमेंट करना भी जरूरी है। सीजेरियन है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मूवमेंट नहीं करोगी, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप वॉक ले सकती है, हाथ पैर की मूवमेंट कर सकती है, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, हीलिंग फास्ट होगा और आपकी स्लीप पैटर्न धीरे धीरे अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो जब भी मौका मिले, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते रहे। अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। जरूरी नहीं है कि दूध ही ज्यादा पीना है, लेकिन किसी भी फॉर्म में लिक्विड ज्यादा ले, ताकि आपकी एनर्जी भी बनी रहे और मिल्क प्रोडक्शन में उसका बेनिफिट मिले। फीड ऑफनली। यस, शायद अभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली, तो जितना हो सके बार बार अपने बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि जितना ज्यादा वो सक करेगा उतना ही जल्दी फीडिंग एस्टेब्लिश होगा। तो बार बार फीडिंग करवाए, लेकिन प्रॉपर पोजीशन में बैठ के, अदरवाइज आपको बैक पेन हमेशा रह जाएगा। बैक पेन सिजेरियन की वजह से कभी नहीं होता। आपकी अगर पोजीशन ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक नहीं है, तो बैक पेन हमेशा के लिए आपको रह सकता है। तो एक अच्छे से फीडिंग पिलो का यूज करें। खाने में बहुत ध्यान रखें, फाइबर रिच फूड लेना है, जैसे सूप है, सारी भाजीज है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करना है। विटामिन सी वाले आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जिससे आपकी हीलिंग प्रोसेस अच्छी हो। प्रोटीन वाला फूड ले सकते हैं, जिससे जो सेल्स डैमेज हुए हैं इंसिजन की वजह से, वहां पे नए सेल्स अच्छे से बने। तो प्रोटीन वाला फूड लो। और यस, घी का इंटेक आप स्लोली बढ़ाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप घी नहीं खा सकती या बहुत घी खाना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हल्के 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 क्वांटिटी के साथ आप घी का कंजप्शन बढ़ा सकती है। घर पे जाके आप बाथ ले सकते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म कर लो कि आपका जो ड्रेसिंग है, आपकी जो पट्टी है, वो वाटरप्रूफ है कि नहीं है। कॉटन के लूज कपड़े पहनने हैं, पर्टिकुलरली जो आपकी पैंटी है वो कंफर्टेबल कॉटन की होनी चाहिए, और उसकी जो इलास्टिक लाइन है वो आपके स्टिच के साथ रब नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होगा, तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, ताकि और कोई इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या रैशेस, वो सब ना हो। अपनी सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, आयरन, कैल्शियम बिना भूले जरूर ले। नो हैवी लिफ्टिंग, लेकिन आप अपने बेबी का वेट तो डेफिनेटली ले सकते हैं, तो उसमें बिल्कुल डरने की बात है। नो फिजिकल रिलेशन एटलीस्ट टिल 6 to 8 weeks। नो हैवी एक्सरसाइज टिल 8 to 10 weeks, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, वॉकिंग, वो सब डेफिनेटली कर सकते हैं। बेली जो आपका है उसको या बेली रैप से या बेल्ट से बांधना आप कर सकती हैं, लेकिन 15 दिन के बाद एक बार आपका स्टिच निकल जाए, एक बार अच्छे से स्टिचेस हील हो जाए, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आप अपने बेली को रैप कर सकती है, बेली बेल्ट का यूज कर सकती है। लगभग 8 या 10 दिन के बाद आपके स्टिच रिमूव हो गए। वो भी अलग अलग डिपेंड करता है कि आपके स्टिच कैसे लिए गए हैं। कभी कभी कोई डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि स्टिच एब्जॉर्ब होने वाले होते हैं, तो वो रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हील हो जाते हैं। कभी कभी तोड़ने वाले स्टिच भी होते हैं, तो वो 8 या 10 दिन के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा उसको रिमूव करवाने के लिए। और कभी कभी स्टेपलर के साथ भी स्टिच लिए होते हैं, तो वो भी आपको रिमूव करवाने होंगे। लेकिन एक बार स्टिच रिमूव होने के बाद थोड़े दिन आपको और संभालना है।
ज्यादातर जब भी आपको कॉफिंग, स्नीजिंग या हैवी लिफ्टिंग या बेबी को जैसे भी उठाना है तो थोड़ा और ध्यान रखें। आप मालिश बिल्कुल करवा सकती हैं, लेकिन पेट पे एटलीस्ट 6 हफ्ते तक मालिश नहीं करवाना है। आप हाथ पैर या बैक पे मालिश बिल्कुल करवा सकती हैं। मॉमीज, ये वो टाइम है जो आप नए अपने रोल के साथ, नई लाइफ के साथ, नई जर्नी के साथ सेट हो रही है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है। स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपको बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी कभी टेंशन होता है कि आप ये सब कैसे मैनेज कर पाओगी, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करें, ये बहुत टेम्पररी पीरियड है, बहुत जल्दी गुजर जाएगा। अपने फैमिली का सपोर्ट लीजिए, अपने हस्बैंड के साथ बात कीजिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से दूर रहिए, खुश रहिए। और एक चीज, अगर घर पे जाने के बाद अगर आपको फीवर आता है, ब्लीडिंग होता है, बहुत सारा क्लॉटिंग निकलता है, या फिर स्टिच में पेन होता है, या जो आपका ड्रेसिंग है वो ब्लड के साथ या पस के साथ उसमें स्टेन होता है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। सो कपल्स, मॉमीज, फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी सिजेरियन जर्नी को अच्छे से डील करने में मदद करेगी। सो मैं डॉक्टर अमीशा आप सबको ये नई जर्नी के लिए बहुत सारे विशेष देती हूँ। हैप्पी पेरेंटहुड।